पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। कल के इस सेशन में हमने आप लोगों को यूनिट 1 का पाठ्यचर्या के मूल आधार यानी कि बेसिक्स ऑफ करिकुलम का जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी मीनिंग था, जो भी नेचर था करिकुलम का एंड द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम, सिलेबस एंड द कोर्स ऑफ स्टडी, ये सब हमने आपको बताया था। यानी कि पाठ्यचर्या क्या होती है, पाठ्य वस्तु क्या होती है ना, और पाठ्यक्रम क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपने इससे पहले वाली मेरी बेसिक्स की क्लास नहीं देखी है सो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा पीजी पॉइंट है, आप वहाँ से ज़रूर जुड़िए। वहाँ पर हमने आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट सिलेबस के पीडीएफ्स वगैरह जो भी होते हैं वो सब हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आप अपने कुछ भी चीज़ें पूछना चाहते हैं, आप अपने कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी, सो यू कैन आस्क मी देयर ऑल्सो। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक अभी शेयर करिए, आपके जो भी कॉलेज ग्रुप्स हैं उन तक और अपने जूनियर्स तक इस चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। सो आइए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास, जिसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ाना था आपको, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या और कोर पाठ्यचर्या। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि एजुकेशन जो सिस्टम होता है, जो शिक्षा व्यवस्था होती है, वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है। अच्छा, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या यानी कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, इन तीनों से मिलकर के जो आपका एजुकेशन सिस्टम होता है वो बनता है। चलिए, आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने अपने शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में पढ़ा होगा अपने बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में। क्या पढ़ा था आपने, बताइए कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है और शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये बात किसने किसने कही थी। मैं आपको एक एडवाइस दे दूं कि देखिए, जो एक बात है वो कही थी जॉन डेवी ने, एक बात इनमें से है जो वो कही थी जॉन एडम्स ने। तो कौन सी बात एडम्स ने कही थी, कौन सी बात जॉन डेवी ने कही थी, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम आपको लेकर के जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। आज हम आपका चैप्टर 1 ये पूरा एंड कर देंगे, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरा ख़त्म कर देंगे आज। ठीक, आइए बात करते हैं कोर प्रधान पाठ्यक्रम क्या होता है, यानी कि कोर करिकुलम क्या होता है। तो देखिए, कोर प्रधान पाठ्यक्रम से तात्पर्य ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य हों और कई विषय ऐसे हों जिनमें से विद्यार्थी कुछ को अपनी रुचि के अनुसार चुन सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम अमेरिका के स्कूलों में बहुत प्रचलित हो गया है। हर विद्यार्थी जो माध्यमिक स्तर पर होता है अपनी वैयक्तिक रुचियों और योग्यताओं में एक दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए सब विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित करना ठीक नहीं होता है। फिर भी कुछ समय ऐसे आवश्यक होते हैं जिनका पढ़ना प्रत्येक विद्यार्थी जो एक विशेष स्तर पर है आवश्यक होता है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम द्वारा ये चेष्टा की जाती है कि वे विषय जो प्रत्येक बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सब बालकों को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाएं। इसके साथ ही साथ बालकों को बहुत से विषयों में से कुछ ऐसे विषयों को चुनकर पढ़ने की सुविधाएं प्रदान की जाएं जो उनकी रुचि तथा योग्यता के अनुसार हो। कहने का आशय ये है कि ऐसा पाठ्यक्रम जो कुछ विषय तो अनिवार्य हों, जैसे अब क्या हो गया है, ये चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ आपको देखने को मिलेगा जब NEP 2020 लागू हो जाएगी। आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिन जिन जगह पे लागू हो गई होगी वहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, पहले क्या था, आपको मैं एक एग्जांपल के तहत के समझा देती हूँ। पहले ये था कि अगर आप साइंस साइड पढ़ रहे हैं, समझिएगा बात को, और अगर आप मैथ्स ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसके साथ फिज़िक्स पढ़ना कंपलसरी था, केमिस्ट्री पढ़ना कंपलसरी था, और उसके बाद में हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके पीएड वगैरह सब्जेक्ट होते थे। ठीक, लेकिन अब क्या है, अगर आपको मैथ्स लेनी है तो आप मैथ्स लीजिए, आप फिज़िक्स की जगह पे अपना कोई एक कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट भी ले सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हो। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको मैथ्स के साथ फिज़िक्स पढ़नी है या केमिस्ट्री पढ़नी है। ये सब कुछ आपका NEP 2020 के तहत किया जा रहा है और इसी को आप कोर करिकुलम कहते हैं। कोर प्रधान पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भाई ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि समस्त युवकों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करना है और बालकों को वास्तविक समस्याओं के सुलझाने का अनुभव देना है और इस प्रकार उन्हें प्रभावी समस्या का सामना करने के योग्य बनाना है, जिसके द्वारा
बालक को वह अनुभव प्रदान करना है जो उन्हें समाज का अच्छा नागरिक बनने में सहायता दे। इस प्रकार कोर प्रधान पाठ्यक्रम का लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज दोनों का विकास करना है। इसके द्वारा बालक को ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जो उनके वर्तमान तथा भावी समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो तथा बालक को एक अच्छा नागरिक बनाए। कोर प्रधान पाठ्यक्रम क्योंकि समस्या सुलझाने पर बल देता है, इसलिए इसमें विषय एक दूसरे से अलग करके नहीं पढ़ाए जाते, वरन कई विषय एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं। इस पाठ्यक्रम की दूसरी विशेषता क्या है? देखो, इसकी एक विशेषता ये भी है कि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए कोई निश्चित समय विभाग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें पीरियड नंबर 1 लगेगा तो आप ये पढ़ेंगे, पीरियड नंबर 2 लगेगा तो आप ये पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। और इसमें यह भी नहीं है कि कोई विषय केवल 40 मिनट के समय में समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे आप लोगों के स्कूल में पीरियड्स 40-40 मिनट के लगते थे, वैसा इसमें नहीं होता है। इस विषय का शिक्षण 40 मिनट के घंटे से कहीं अधिक समय तक भी चल सकता है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम की तीसरी विशेषता ये है कि ये बाल केंद्रित होता है, चाइल्ड सेंटर होता है। दूसरी, देखो हमने आपको कितनी बातें बता दी। पहली बात, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी 40 मिनट की ही क्लास लगे, इसमें आपकी क्लास जो है ज़्यादा टाइम के लिए भी लग सकती है। उसके बाद में जो इसका पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, वो चाइल्ड सेंटर होता है, ना कि टीचर सेंटर होता है। ठीक, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। और चौथी विशेषता इसकी ये है कि कार्यों द्वारा समस्याओं को हल करने का अनुभव प्रदान करता है। जिन विषयों का कोर प्रधान पाठ्यक्रम के प्रमुख स्थान होना चाहिए वो आपके कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कला कौशल, बागवानी, गणित, इतिहास तथा भूगोल इत्यादि। ये आपके कोर प्रधान पाठ्यक्रम के प्रमुख जो विषय हैं वो हैं। ठीक है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की शिक्षा में आप लोगों को व्यायाम करना, तैरना, नाचना और टीम के खेलों की क्रियाओं का विद्यालय में आयोजन करके दी जा सकती है बच्चे को। कला कौशल के अंतर्गत लकड़ी का काम, धातु का काम, कुम्हारगिरी का काम, जिल्द बांधना और बुनाई करना, ये सब सिखाया जाता है। ठीक, उसके बाद में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र में जो मानव जीवन से संबंधित चीज़ें होती हैं, है ना, उन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। विज्ञान, ये भी एक प्रधान विषय होता है। वर्तमान युग में किस प्रकार की जो आपकी देखो नेचुरल पावर्स हैं, है ना, इस पर इंसान कैसे विजय प्राप्त कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा विंड एनर्जी वगैरह, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। गणित को भी आपको पता है कि पाठ्यक्रम में इस विषय को भी प्रधान विषय की भांति रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि ये विषय तर्क तथा अमूर्त विचारों के विकास में अत्यंत सहायक होती है। कौन भैया? मैथमेटिक्स आपका। बिना गणित के ज्ञान के हम दैनिक जीवन में साधारण से साधारण समस्याओं को भी हल करने में असफल रहेंगे। वर्तमान युग में गणित का महत्व इस कारण भी अधिक है कि समस्त विज्ञान का विकास इसी पर निर्भर है। भाषा सिखाते हैं बच्चों को अलग अलग, है ना। कोर पाठ्यक्रम की क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम आपको बता दें। सबसे पहली बात तो ये पाठ्यक्रम सभी छात्रों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। दूसरा, इसमें विषय वस्तु को पारंपरिक विभाग एवं खंड समाप्त कर दिए जाते हैं तथा कई विषयों को एक साथ मिला करके पढ़ा दिया जाता है। इसमें समय विभाग चक्र लचीला होता है, कालांश बड़े होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कालांश का मतलब होता है बेटा पीरियड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20 मिनट्स का पीरियड, 25 मिनट्स का पीरियड है, ऐसा नहीं होता है। इसमें छात्रों एवं शिक्षकों के संबंध घनिष्ठ होते हैं और अध्ययन अध्यापन के साथ परामर्श भी चलता है, यानी कि काउंसलिंग की भी प्रोसेस आपकी चलती है। ठीक, इसमें शिक्षण समस्या केंद्रित होती है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है और बच्चों को कार्यों एवं समस्याओं को हल करने का अनुभव प्राप्त होता है। ये पाठ्यक्रम आपका मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित होता है। साथ में इसमें विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें अधिकतर शैक्षिक कार्यक्रम छात्र और शिक्षक मिलकर आयोजित करते हैं। इसके अंतर्गत व्यापक निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था रहती है। ये पाठ्यक्रम सबसे अधिक प्रचलित है। कौन सा? कोर पाठ्यक्रम। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं वो भी समझिए। हर एक बीएड में आप लोगों को हर एक चीज़ के अच्छे पहलू में पढ़ने हैं, उसका मूल्यांकन भी करना है और उसके डीमेरिट्स यानी कि उसमें क्या अवगुण है ये भी पढ़ना है। वो इसलिए पढ़ना है ताकि आपको हर एक चीज़ को जो भी है उसको सारे प्रोस्पेक्टस से देख पाओ और आगे चल के जब आप बच्चों को पढ़ाओ तो उनको भी इस चीज़ का एहसास करवाओ कि अगर ये अच्छा है तो कहीं ना कहीं बुरा भी है। जैसे मोबाइल एक अच्छा है तो बुरा भी है ना। तो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ये सारी सोच विकसित हो पाए, इसलिए आपको ये सारे विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं आपके बीएड में। ठीक है, अब कोर जो पाठ्यक्रम है इसकी क्या सीमाएं हैं ये समझिएगा। इस पाठ्यक्रम में छात्रों को सभी महत्वपूर्ण अनुभवों का स्थान प्राप्त नहीं होता है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान में कोई क्रमबद्धता नहीं पाई जाती है और ज्ञान असंगठित रहता है। पता चले कोई पीरियड है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चल गया
तो फिर आगे वाली चीज़ें कैसे होंगी ना, इस सब चीज़ें रहती हैं इसमें। इस पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण में अधिक समय भी लगता है और हमारे आज के शिक्षक कोर पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षक देने में कुशल भी नहीं है। भाई आप लोग भी ऐसे ही हो ना कि अगर आप लोगों को कभी इस तरीके की क्लास लेनी पड़ जाए जो 4-4 घंटे की हो, फिर पता चले नेक्स्ट डे 5 घंटे लेना पड़ जाए, तो आप भी नहीं ले पाओगे। इस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़े छात्र कॉलेजों में प्रवेश पाने के नियमों को पूरा नहीं कर पाते हैं, अतः उनका प्रवेश कठिन हो जाता है। भारतीय संदर्भ में बालकों को सर्वांगीण विकास हेतु कोर पाठ्यचर्या के अंतर्गत 3 तत्वों को बहुत महत्व दिया जाता है। एक तो बाह्य सृष्टि, दूसरा आपका सामाजिक वातावरण और तीसरा आपका कलाएं और हस्तकलाएं। ये सारी तीनों चीज़ें ऐसी हैं आपकी जो जब भी बच्चा कोर पाठ्यक्रम के द्वारा अपनी एजुकेशन ले रहा होता है तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाता है। इस पाठ्यचर्या के विषय तथा कार्यक्रम इन्हीं 3 तत्वों पर केंद्रित होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि कोर पाठ्यचर्या किन विषयों पर या किन तत्वों पर केंद्रित होते हैं। ऑप्शन ए बाह्य सृष्टि, ऑप्शन बी सामाजिक वातावरण, ऑप्शन सी कलाएं एवं हस्तकलाएं, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप क्या लगा करके आएंगे, इनमें से सभी। ठीक है। उसके बाद में इस पाठ्यचर्या में बालक के अनुभव को केंद्र माना जाता है। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार घर व पाठशाला में चतुर्दिक वातावरण बालक को प्रभावित करता है। ये प्रक्रिया छात्र के विद्यालय में प्रवेश करने, विद्यालय में अध्ययन करने और विद्यालय छोड़ने के बाद भावी जीवन तक निरंतर चलती रहती है। बालक अपने सामाजिक, भौगोलिक तथा मानवीय व्यवहारों से अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। इस प्रकार वह बाह्य सृष्टि तथा समाज से संबंध स्थापित करता है और दैनिक जीवन से अपने संभव जो आप उसके अनुभव हैं उनको संचित करता है। बाह्य परिस्थितियों तथा समाज से जो उसे जीवन अनुभव प्राप्त होते हैं वे स्थायी और प्रभावशाली होते हैं। कोई भी विद्यालय इस प्रकार के अनुभव देने में समर्थ नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये पाठ्यचर्या ऐसा साधन है जिसमें बालक को अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों एवं चतुर्दिक वातावरण से अपना संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है तथा समायोजन की क्षमता भी प्राप्त होती है। इसमें बच्चे को अनुभव देने की व्यवस्था होती है। विद्यालय के बाहर जो अनुभव मिलते हैं वे अत्यंत क्षीण तथा असंगठित होते हैं, उनके पीछे कोई नियोजन नहीं होता है। इसलिए विद्यार्थियों को ये बात समझ में नहीं आती कि वे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कौन सा अनुभव ग्रहण करें। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो आपको कोर पाठ्यचर्या के माध्यम से सिखाए जाते हैं वो भारत की समान संस्कृति या धरोहर या विरासत, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री पुरुषों में समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक अवरोधों को दूर करना, सीमित परिवारों को महत्व को समझाना, जस्ट लाइक हम दो हमारे दो, है ना, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास तथा समतावाद जो होती हैं, ये सब चीज़ें आपको कोर पाठ्यचर्या बाल केंद्रित होते हुए भी बालकों के जीवन के अनुभव को प्रदान करती है और ये बहुत व्यवहारिक और जीवन उपयोगी होती है। ये सामाजिक प्रतिबद्धता को स्वीकार करती है और सामाजिक दृष्टिकोण को संवर्धित भी करती है। ये जीवन की समस्याओं को सुलझाने में भी सहायक होती है। इसमें विषय एक दूसरे से पृथक करके नहीं बल्कि जोड़ के पढ़ाए जाते हैं। आप ऐसा नहीं सोचो कि इंग्लिश का आएगा इंग्लिश का पढ़ा के चला जाएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाया जाता है। और उसके बाद में ये एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा, हमने आपको ऊपर पढ़ाया था कि इसमें बच्चों को हस्त कौशल के विषय में ज्ञान कराया जाता है। जैसे बालकों को कताई, बुनाई, जिल्दसाजी, बढ़ईगिरी, लोहार, सुनार तथा कुम्हार के काम सिखाए जाते हैं। तो आगे चल के बच्चा जैसे पढ़ाई करके निकला तो वो अपना इन चीज़ों का व्यवसाय भी कर सकता है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि विषय के द्वारा बालकों में सामाजिक भावना का भी विकास किया जा सकता है। तो इन सभी विषयों के संबंध में चूंकि मानव जीवन से हैं, इन विषयों के द्वारा मानवता संबंधी दृष्टिकोण को पुष्ट करने में भी सहायता मिलती है ना। इस प्रकार से गणित के ज्ञान के बिना हम दैनिक जीवन के साधारण समय भी हल नहीं कर सकते हैं, है ना। जो भी नॉर्मल समस्याएं हैं उनको नहीं आप सॉल्व आउट कर सकते हो। तो इसलिए इसका ज्ञान देना बच्चों को आवश्यक है। इसका भारतीय संदर्भ में बहुत महत्व है आपका जो कोर पाठ्यचर्या है, क्योंकि तभी बालक अपने विचार अभिव्यक्त कर सकेगा और अपने व्यक्तित्व को समृद्ध कर सकेगा। ठीक। अब बात आती है प्रच्छन्न पाठ्यचर्या की। क्या मैम प्रच्छन्न पाठ्यचर्या, हम लोगों के में तो ऐसी कोई किताब नहीं चलती थी। हमने कहा बेटा ये बुक नहीं होती है। अभी आपको समझ में आएगा कि हिडन करिकुलम क्या होता है। अब देखो, प्रच्छन्न एक नाम बहुत हिंदी में आप थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट व्हेन यू हियर दिस वर्ड इन इंग्लिश देन यू फाइंड आउट
and then you can relate that word from your previous knowledge, just like hidden curriculum। इसका मतलब एक छिपी हुई पाठ्यचर्या है ना, यही तो निकाल लोगे आप प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का मतलब। आइए देखते हैं कि क्या होता है प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। तो प्रच्छन्न पाठ्यचर्या को किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि प्रच्छन्न पाठ्यचर्या को किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए परिवार के द्वारा, ठीक। ऑप्शन बी आपको दे देंगे शिक्षक के द्वारा, है ना। ऑप्शन सी आपको दे देंगे भैया, ऑप्शन सी दे देंगे मान लो स्कूल के द्वारा। ऑप्शन डी दे देंगे सभी के द्वारा। तो आप क्या लगा कर क्या होगे कि स्कूल के द्वारा, ये विद्यालय के द्वारा पढ़ाया जाता है। समझिएगा बात को, इसमें टीचर का रोल नहीं दिखाया गया है, पहले ही आप समझ लो। आप अब जो नहीं पढ़ के जाएगा उसको लगेगा टीचर, वो शिक्षक लगा के चलाएगा। तो जो आपको प्रच्छन्न पाठ्यचर्या है, इसको किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय के द्वारा पढ़ाया जाता है। छात्रों को ऐसा कुछ सीखने को मिलता है जो कभी उनके विषय के पाठ में ना तो पढ़ाया जाता है और ना ही इसे प्रार्थना सभा में बताया जाता है। यानी कि यहाँ पर बच्चा ऐसा कुछ सीखता है जो ना तो उसके सिलेबस में होता है और ना ही उसको कभी असेंबली में सिखाया गया होता है ना। ये जीवन के इस उपागम को व शिक्षण की इस अभिकृति को स्वयं ही सीखते रहते हैं। यानी कि ये बच्चा खुद से ही सीखता रहता है। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या पर छात्रों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है, परंतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए एक नागरिकता के पाठ में विद्यालय द्वारा प्रजातंत्र के बारे में बताया जाता है, लेकिन यदि छात्रों को विद्यालय में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है और विद्यालय प्रणाली के द्वारा उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो समाज के स्वरूप के बारे में एक ज़्यादा उग्र व नकारात्मक संदेश छात्रों तक पहुँच जाता है ना। तो प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ पूर्ण है, जिसमें सभी प्रकार का अबूझ यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड और अनजाने ही प्राप्त ज्ञात मूल्यों व विश्वासों का समावेश होता है, जो विद्यालयों व कक्षाओं के अधिगम प्रक्रियाओं का अंश होते हैं। यानी कि जैसे बच्चा क्या करता है पढ़ाई के दौरान, खेल के दौरान, अब इस विद्यालय परिसर में रहते रहते बहुत सी ऐसी चीज़ें जो क्या करता है वो सीख जाता है। तो ये सब कुछ आपका प्रच्छन्न पाठ्यचर्या यानी कि हिडन करिकुलम का एक पार्ट हो जाता है। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या की अवधारणा कहाँ से आई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा बात को। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या की अवधारणा सबसे पहले सन 1968 में के फिलिप जैक्सन, किसके द्वारा भैया, 1968 में के फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम्स में प्रयोग किया था। कौन सा वर्ड, हिडन करिकुलम, डेट इज योर्स प्रच्छन्न पाठ्यचर्या, जहां वे ध्यानपूर्वक कक्षा व विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ते हुए देखते थे। उनका विचार था कि हमें शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। पॉलो फ्रेयरे ने छात्रों, विद्यालयों व समाज का पर पूर्वानुमानात्मक शिक्षण के कई प्रभाव देखे, जो सभी प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का ही क्या थे, पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। इसी तरीके से जो आपके अन्य समर्थक थे उन्होंने भी बहुत सी बातें कही प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के विषय में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपका प्रच्छन्न पाठ्यचर्या है एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन सभी अलिखित, अनियम और व्यवहारों की अपेक्षाओं हेतु किया जाता है, जिनकी सभी से जानने की अपेक्षा तो की जाती है परंतु कभी सिखाया नहीं जाता है। आगे जो कुछ भी वर्णित किया जाता है उसे हमारे अधिकतर विद्यालयों में माना जा सकता है। छात्र अपने मित्रों से बात करते समय 4 अक्षर वाले शब्द या स्लैंग भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु ऐसा वह शिक्षकों की स्थिति में बिल्कुल नहीं करते हैं। वे पूरी तरह से जागरूक रहते हैं कि कौन से शिक्षक उनकी आपस की बातचीत को सहन कर सकते हैं और कौन से शिक्षक नहीं सहन कर सकते हैं। छात्र ये जानते हैं, क्या जानते हैं, यदि शिक्षक पूरी कक्षा से खराब प्रदर्शन के कारण नाराज़ है तो उसे बेवकूफ़ बनाने का यही सही समय नहीं है। इस प्रकार किस प्रकार व्यवहार किया जाए और कैसा व्यवहार ना किया जाए, ये आपका प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का एक अंश है। अच्छा एक बात बताओ, आप खुद से सोचो, जब आप छोटे से थे यानी कि जब आप अपने स्कूल टाइमिंग में थे तो क्या होता था कि जब
ऐसे आप अपने मैम या अपने सर के बहुत ज़्यादा क्लोज होते थे। इवन कल को आप कोई वीडियो देख कर के आए या कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग या कोई ट्रेंडिंग वीडियो है, आप उनसे डिस्कस करते थे ना, तो हंसते थे, मज़े करते थे, या बहुत कूल टीचर जो होते थे उनके साथ ऐसा करते थे। लेकिन कभी कभी उन कूल टीचर का भी जो नेचर हो, जो प्रेजेंट ऑफ व्यूज़ होते थे, वो एग्रेसिव मोड में कभी कभी वो आ जाते थे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए उन्होंने टेस्ट लिया और आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो वो एग्रेसिव होते थे। और तब क्या आप की क्लास के जो बच्चे थे या आप थे, तो क्या उनसे उसी मूड में बात करते थे जा करके, सर पता सर कल ये वाला वीडियो देखे थे सर, कल जो वो भेजा था सर वही जो सर MGO वाला आया था वीडियो, नहीं बाबा गेट खोल दें बाबा वाला। तो ऐसे करके आप उनसे बात नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका मूड क्या है, एग्रेसिव है। तो क्या ये सब चीज़ें आपको किसी ने सिखाई? क्या आपको ये हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के पीरियड में सिखाया गया? नहीं सिखाया गया। लेकिन फिर भी यू नो हाउ टू रिएक्ट विद योर टीचर व्हेन ही और शी इज़ इन गुड मोड और ही और शी इन बैड कंडीशन। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, तो इसका मतलब ये जो पार्ट आप सीख पाएँ अपने लाइफ में कि कब कैसे मुझे क्या रिएक्ट करना है, ये आपका किसका हिस्सा है? ये आपका प्रक्षण पाठ्यचर्या यानी कि हिडन करिकुलम का एक हिस्सा है। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इफ़ यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स देन फटाफट से जाइए और लाइक कर दीजिए सेशन को। और आप लोग, पता नहीं मुझे ये नहीं समझ में आता कि कमेंट सेक्शन में कमेंट क्यों नहीं करते हैं। कुछ बच्चे तो हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने ना तो चैनल को सब्सक्राइब किया है, ना ही वो क्या करते हैं लाइक करते हैं, ना ही उन्होंने आज तक कमेंट किया है। बस आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं। ऐसी दुश्मनी क्या है? अगर आप चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते सो इट्स वेरी बैड। कल आपके सामने आपके स्टूडेंट्स अच्छे काम करेंगे, तब आप उनको कैसे अप्रिशिएट करोगे? तो वो आदत अभी से डालिए ना। अगर आपको कोई चीज़ कभी अच्छी पढ़ने को मिल जाए, नॉट इवन इन माई चैनल ओनली, बट कहीं से भी, है ना, फ्रॉम एनीवेयर यू रीड इम्पॉर्टेंट टॉपिक या यू गेट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स एंड सो मैनी थिंग्स, सो जस्ट से थैंक यू, है ना, या आपके मन में जो भी अच्छी चीज़ें आ रही हों आप उनको कहिए। ठीक है, तो अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है टीचिंग कैटेगरी में। उसके बाद में अब आप देखिए, ये ऐसा कुछ है जिसमें कोई भी विद्यालय की सामाजिक प्रणाली का अंग बनकर सीख सकता है बच्चा। ये एक आभाषिक व अस्पष्ट शैक्षिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संदेश है जिन्हें छात्रों द्वारा विद्यालय में एक दूसरे से संप्रेषित किया जाता है। प्रक्षण पाठ्यचर्या औपचारिक पाठ्यचर्या द्वारा सिखाए गए पाठों को प्रबल करती है। यह औपचारिक पाठ्यचर्या में निकट विचारों व परिकल्पनाओं का विरोध द्वारा सत्यापन करती है। प्रक्षण पाठ्यचर्या की विशेषताओं के विषय में अगर मैं बात करूं, तो प्रक्षण पाठ्यचर्या प्रायः छात्रों, शिक्षकों व बृहद समाज द्वारा अनजानी व अपरिचित होती है। ऐसे ही होता है, जैसे मान लीजिए आप, अब बच्चा पढ़ रहा है या बच्चा अचानक से घर आया, उसने देखा कि उसने क्या किया, आपको जो है चॉकलेट नहीं दिया आपके छोटे भाई ने। ठीक है, तो उस छोटे भाई ने अपने दूसरे छोटे भाई को कह दिया कुत्ता, है ना, और एक जो उसकी बहन थी जिससे लड़ाई हो रही थी, उसने कह दिया यू आर बिच। अब बताओ बच्चा ये गालियाँ, ये अब्यूजिंग वर्ड्स कहाँ से सीख के आया? तो ये हिडन करिकुलम में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अच्छी बातें ही सीख जाए। क्या अगर आप उसको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, तभी कहा जाता है कि बच्चे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहिए ताकि वो अच्छी चीज़ें सीखे, है ना। प्रक्षण पाठ्यचर्या विद्यालय संस्कृति को प्रभावित करती है। उदाहरण, कुछ विद्यालयों में बोर्ड परीक्षाओं में मूल्य प्रदर्शन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए विद्यालय अनावश्यक रूप से उन छात्रों को कक्षा में रोक भी सकता है जो औसत प्रदर्शन दिखाते हैं। इस प्रकार छात्रों, अभिभावकों व समुदाय द्वारा यही संदेश लिया जाता है कि विद्यालय खराब प्रदर्शन को सहन नहीं करता है। सांस्कृतिक मूल्य व सांस्कृतिक अपेक्षाएं प्रक्षण पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग है। विद्यालय जहाँ पर स्थित होता है उसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो प्रक्षण पाठ्यचर्या का आकार देती है। विद्यालय की दृष्टि व लक्ष्य तथा सांस्कृतिक मूल्य जो उस परिवेश में व्याप्त होते हैं, सभी इस प्रक्षण पाठ्यचर्या को प्रभावित करते हैं। और एक विद्यालय में जहाँ संभ्रांत परिवार के बच्चे, संभ्रांत परिवार का मतलब है अलग अलग कल्चर के बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार की असभ्यता को स्वीकार नहीं करता। दूसरी तरफ एक ऐसे विद्यालय के परिवेश पर विचार किया जहां अधिकतम कम आय वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ते, तो ऐसे विद्यालय में यदि यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं होती तो इस
से बच्चों में या विद्यालयों के अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वाले विद्यालय में यह लिखित व आभाषिक संदेश व्याप्त होता है कि विद्यालय में चुस्त दुरुस्त पोशाक में आओ, जबकि दूसरे विद्यालय में इस तरह का संदेश छात्रों में व्याप्त नहीं रहता। इसके पीछे छिपा कारण प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन ही तो है। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या प्रायः स्तर के निर्धारण का प्रश्न है, विशेष रूप से उस विद्यालयी परिवेश में व्याप्त सामाजिक आर्थिक श्रेणी क्रम का है। इसलिए कोई भी व्यक्ति प्रच्छन्न पाठ्यचर्या पर सवाल नहीं उठा सकता। ये प्रणाली का इतना महत्वपूर्ण अंश बन जाता है कि ये विस्मरण हो जाता है कि स्कूल के मानकों का हिस्सा नहीं। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या छात्रों को मूल्यों, दृष्टिकोण, अभिवृत्ति तथा सिद्धांतों को गुप्त संदेश देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझो तो जब विद्यालय में शिक्षक समर्थित स्टाफ से विनम्रता पूर्व बात करते हैं तो छात्र अप्रत्यय रूप से कार्य को महत्व दिए बिना, स्तर का ख्याल रखे बिना सभी का सम्मान करना सीख जाते हैं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि भाई टीचर तो सेम ही एज ग्रुप के ऑलमोस्ट होते हैं, मिडिल क्लास में मान लो, है ना। तो प्रिंसिपल मैम ने अगर मान लीजिए रीता मैम को बुलाया तो पंकज सर क्या कहेंगे? पंकज सर ये तो नहीं कहेंगे आकर के कि रीता जाइए, आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। पंकज सर आए, उन्होंने बस एक उनके रूम में गए, उन्होंने कहा एक्सक्यूज़ मी रीता मैम, आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। तो पूरी क्लास ने क्या देखा कि रीता मैम छोटी हैं पंकज सर से, फिर भी इन्होंने उनके आगे मैम लगा करके बात किया, उनको रिस्पेक्ट किया। तो यहाँ से भी बच्चा सीख रहा है ना। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या को विद्यालय व्यवस्था के समाजीकरण के रूप में समझा जा सकता है। कुछ तरीकों से ये भी कहा जा सकता है कि प्रच्छन्न पाठ्यचर्या नियमित पाठ्यचर्या से अधिक महत्वपूर्ण है, और इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि देखो, इससे कुल मिलाकर के छात्र और स्टाफ के द्वारा क्या होता है, साथियों व संबंध व दबाव, छात्रों की संस्कृति व व्यवहार, छात्रों की अपेक्षाएं व उपलब्धियां, उसके बाद में बच्चे और स्टाफ के बीच जो भी अंतर क्रियाएं होती हैं, जो एक स्टाफ का विश्वास और मत और मूल्य होते हैं, साथ में जो बच्चे की मूल्यांकन प्रणाली होती है, इन सब चीज़ों से जो भी कह सकते हैं हम एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे बच्चा कहीं ना कहीं क्या होता है, सीख रहा होता है। तो प्रच्छन्न पाठ्यचर्या से प्रभावित कौन कौन होता है? आपका छात्र भी प्रभावित होता है, स्टाफ भी प्रभावित होता है, और विद्यालय संस्कृति के द्वारा आपकी विद्यालय की नीतियाँ, लक्ष्य व दृष्टि और विद्यालय के अभ्यास भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, देखो प्रच्छन्न पाठ्यचर्या से कौन कौन प्रभावित होता है? छात्र प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद में छात्र के द्वारा साथी व संबंध में दबाव, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, उसके बाद में प्रच्छन्न पाठ्यचर्या से स्टाफ जो होता है वो भी आता है हिडन करिकुलम के अंतर्गत, और इनके द्वारा जो आपकी विषय वस्तु डिज़ाइन की जाती है, जो बच्चों की मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि उनकी कॉपी वगैरह चेक की जाती हैं, जो टीचर्स और स्टाफ के बीच में जो भी अंतर क्रियाएँ होती हैं उनसे भी बच्चा सीखता है, जो स्टाफ व विश्वास का महत्व मूल्य होता है उससे भी बच्चा सीखता है। ठीक है, उसके बाद में प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के चिंत्य विषय के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यालय के नियमों व सिद्धांतों द्वारा प्रभावित होती है। हर विद्यालय के पास कुछ नियम व सिद्धांत होते हैं जिसके अनुसार विद्यालय कार्य करता है। वह तरीका जिसमें शिक्षक छात्रों से अंतर्क्रिया करते हैं, जिसमें अनुशासन का पालन किया जाता है, और विद्यालय का मूल्यांकन प्रणाली विद्यालय के सिद्धांतों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखो तो यदि शिक्षक एक कमजोर विद्यार्थी का अपमान करता है, वह ऐसे छात्रों में नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रबल करता है और वे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। नकारात्मक प्रत्यय प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का एक अंश है। विद्यालय में प्रकट आंतरवैयक्तिक संबंध प्रच्छन्न पाठ्यचर्या पर प्रभाव डालते हैं। छात्र ये जानने में सक्षम होते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, और ये प्रच्छन्न पाठ्यचर्या में अपना योगदान देते हैं। भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की कक्षाओं में हमें बहुसांस्कृतिकता यानी कि मल्टीकल्चरलिज्म के दर्शन होते हैं। भारतीय मानव अधिकार संगठन नवसर्जन ट्रस्ट ने एक सर्वेक्षण में पाया कि कुछ विद्यालय में शिक्षक स्थानीय सरकारों और समुदाय के सदस्य निरंतर बच्चों को उनमें व्याप्त विषमताओं का शोध कराते हैं। जिस तरह का व्यवहार एक बालिका को अपने शिक्षकों व साथियों से मिलता है, उससे वह कक्षा 6 के बाद स्कूल छोड़ने को विवश हो जाती है। विद्यालय में बच्चों द्वारा अनुभूत में अंतरवैयक्तिक संबंध प्रच्छन्न पाठ्यचर्या को प्रभावित करते हैं। शिक्षा यानी कि एजुकेशन और हिडन करिकुलम के बीच संबंध को विद्यालय अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक निरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षक प्रायः ऐसे प्रभावों स्पष्ट कारकों की ओर ध्यान देते हैं जो शिक्षा को प्रभावित करती है, और छात्रों के अधिगम को प्रभावित करने वाले अस्पष्ट कारक की ओर ध्यान नहीं देती है। ऊर्जा प्रच्छन्न पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानने व उस स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। इसे सावधानीपूर्वक निपटा जाना चाहिए। एक और
तत्व से स्पष्ट प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के बीच के अंतर को कम करता है व छात्र की शिक्षा प्रक्रिया में सहभागिता है। इसलिए शिक्षक को प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के प्रभावी कारकों को पहचानना चाहिए और शैक्षिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन व डिज़ाइन के समय उन पर अधिक तार्किक दृष्टि से विचार करना चाहिए। देखो, भले ये जो प्रच्छन्न पाठ्यचर्या है, हिडन करिकुलम है, ये एक शिक्षक के अंतर्गत नहीं आता है। ये एक ऐसा करिकुलम है जो बालक विद्यालय के परिसर में सीखता है, लेकिन शिक्षक को इस पे ध्यान देना चाहिए। जब एक टीचर क्लास में है तो उस क्लास के माहौल से लेकर के, आपस में बातचीत से लेकर के बच्चे की हर एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। आप एक टीचर हैं, ठीक है, आपकी क्लास में 2 बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो आप तो ये नहीं कहेंगे ना, अगर आपने देखो अब यही चीज़ें समझनी है। जैसे मान लीजिए एक आप हैं, एक आपकी क्लास का बच्चा ये है ना, चिंटू, ठीक है, और एक ये है आपकी पिंकी, ठीक है, ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि क्या हो रहा है? इन्होंने कहा कि मैम ये लड़ रहे हैं, मैम ये हमें मार रहे हैं, ठीक, जो भी। तो उसका मतलब ये है कि आपने अगर एक एज अ टीचर होकर के कह दिया कि चलो अब आप दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करोगे, तो ये जो तरीका है कि आप दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करोगे, ये गलत है। इससे इसके माइंड में क्या चला गया कि ये लड़की बेकार है ना, ये इससे बात नहीं, और इसके माइंड में क्या चला गया कि इसको आता ही कितना है, इससे बात करने का क्या ही मतलब है, बदतमीज़ है ये वो। तो लेकिन आपको एक टीचर के उससे क्या करना चाहिए कि जो पिंकी और रिंकी हैं, या जो बच्चे दोनों ये लड़ रहे थे, इनके मैटर को बस थोड़ा सा जानना चाहिए और आपस में इनकी फ्रेंडशिप करवा देनी चाहिए कि आगे से आप लोग नहीं लड़ेंगे, चलिए हैंडशेक करिए, है ना, ताकि क्या हो, ताकि इनके मन में कोई भी द्वेष, कुछ भी ऐसा ना आए कि ये कुछ गलत सीखे, ये कुछ ऐसा व्यवहार सीखे, है ना। इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ से हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। कल आपको हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे होंगे यूनिट 1 का, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने अगर अभी तक इस पेपर 3 के MCQs नहीं लिए हैं तो इस पेपर 3 के MCQs, देखो क्लास में तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक, तो MCQs आपके हमने अवेलेबल करवा दिए हैं। कहाँ करवा दिए हैं? तो पहले PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करो। PG पॉइंट ऐप खोलते ही आप कहाँ चले जाओ? ई नोट्स के सेक्शन के अंतर्गत चले जाओ। जैसे ही आप ई नोट्स के सेक्शन के अंतर्गत जाओगे, वहाँ पर आप पेड में सी ऑल पे क्लिक करिएगा। सी ऑल पे क्लिक करते ही आप नीचे जैसे रील देखते हो वैसे ही स्क्रॉल करिएगा, वहाँ पर आपको दिख जाएगा पाठ्यचर्या वाला पूरा विषय, जिसके अंतर्गत आपको MCQs मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो ले लीजिए। उनकी एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से अभी से करते रहिए, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कोई, हम यही आपसे कहेंगे कि आप कोई भी मार्केट से कंटेंट नहीं खरीदिए, बस केवल क्लासेस कर लीजिए और MCQs जो हैं वहाँ पर उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका पेपर हो जाएगा। ठीक, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उसके अलावा PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम ID है, आप हमें वहाँ पर ज़रूर जुड़िएगा। PG पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी ज़रूर जुड़िएगा। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। और अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कोई बात पूछनी है तो आप हमसे PG पॉइंट ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। पेपर 1 का, पेपर 3 का, पेपर 1 का तो पूरा कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत आपके 1 लीनियर फॉर्मेट में नोट्स और 1300 से ज़्यादा MCQs क्वेश्चन हैं। पेपर 2 की PDF बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है एप्लीकेशन पे। पेपर 3 की जो PDF है वो ऑलरेडी लॉन्च है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, है ना। और उसके बाद में अगर अभी तक आप हमें इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, है ना। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। वीडियो को लाइक करके शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।